प्लीज या प्लियाज सीक ट्रांसफर ऑफ केसेस ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड फ्रॉम दिल्ली हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट। कुछ याचिकाएं आई हैं और उन याचिकाओं ने ये डिमांड की है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड जो भी केसेस हैं उनको दिल्ली हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफ़र किया जाए। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड 2019 में वर्तमान भाजपा सरकार के मैनिफेस्टो में भी था। उन्होंने 2019 में चुनाव में जब जिस वादे के साथ वो उतरे थे तो उनके मैनिफेस्टो में ये था कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ आगे बढ़ेंगे। और इसलिए आप देखोगे कि 2019 से कई ऐसी याचिकाएं आ रही हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ देश को आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए समझते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है। अतिशय तिवारी गुड इवनिंग भाई। अनुप्रिया शर्मा गुड इवनिंग। SR मूवीज़ एंड क्लिप्स जय हिंद भाई। और जो भी ये लव यू भाई बहन जो भी हो गुड इवनिंग। तो चलिए देखते हैं कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। हिंदी में इसको बोलते हैं एक समान नागरिक संहिता। इसके पहले भी ये न्यूज़ में रहा है तो हम इसको अच्छे से कवर करेंगे कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड या एक समान नागरिक संहिता है क्या। यहाँ से हम एक कीवर्ड उठाएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक समान नागरिक संहिता। देखिए, अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें तो उससे पहले थोड़ा सा हमें बेसिक समझना ज़रूरी है। सबसे पहले ये जानिए कि जो केसेस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस। क्रिमिनल केसेस वो केसेस होते हैं जिन्हें अपराध की या क्राइम की श्रेणी में रखा जाता है, जैसे मर्डर हो गया, रेप हो गया। यानी अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस लगा है तो इसका मतलब है आपके ऊपर अपराध का आरोप लगा है कि आपने अपराध किया है। दूसरी तरफ अगर हम देखें सिविल केसेस, तो सिविल केसेस के जो मामले होते हैं वो ज़्यादातर राइट या अधिकार से संबंधित होते हैं। यहाँ पर क्राइम नहीं होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ कि मेरा अपने भाई से प्रॉपर्टी को लेकर विवाद है तो क्या मैं अपराधी हूँ? नहीं। क्या मेरे भाई साहब अपराधी हैं? बिल्कुल नहीं। हम लोगों का अधिकार का या विरासत का या इनहेरिटेंस का मामला है। तो सिविल केसेस वो होते हैं ज़्यादातर जो अधिकार से रिलेटेड होते हैं, जैसे मैरिज, जैसे डाइवोर्स, या फिर जैसे इनहेरिटेंस या विरासत। अब अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो क्रिमिनल केसेस हैं उसमें तो यूनिफॉर्मिटी है, मतलब वहाँ पर तो एक समान संहिता है, एक कोड है। यानी अगर मैं मर्डर करता हूँ, मैं हिंदू धर्म से हूँ तो मुझे भी मर्डर के तहत 302 लगेगा। और अगर कोई मुस्लिम धर्म का अनुयायी या कोई क्रिश्चियन धर्म का अनुयायी मर्डर करता है तो उसको कानून एक नज़र से देखेगा, यानी उसको उसके ऊपर भी 302 लगेगा। लेकिन समस्या क्या है कि भारत में सिविल केसेस में बहुत मामले ऐसे हैं जिसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है। तो सबसे पहली बात यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड या एक समान नागरिक संहिता की अगर हम बात करें कि यह है क्या, तो बेसिकली एक समान नागरिक संहिता या सिविल लिखा ही हुआ है सिविल कोड। तो एक समान नागरिक संहिता का मतलब यह है कि पूरे भारत में जो सिविल केसेस हैं, जैसे विवाह, जैसे तलाक, जैसे विरासत यानी मैरिज, डाइवोर्स और इनहेरिटेंस, इनमें एक प्रकार की यूनिफॉर्मिटी लाई जाए, यानी पूरे भारत में सिविल केसेस में एक समान कोड बनाया जाए जैसे क्रिमिनल केसेस में है। इसी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब अगर हम इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है, एक समान नागरिक संहिता की बात की गई है। और इसमें कहा गया है कि स्टेट यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ आगे बढ़ेगा, या भारत के सभी सिटीजन्स के लिए जो स्टेट है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की स्थापना का प्रयास करेगा। ये भारत के संविधान के आर्टिकल 44 में पार्ट 4 में, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या DPSP में वर्णित है या मेंशन्ड है। अब बात यह आती है कि DPSP और फंडामेंटल राइट में अंतर क्या है। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड फंडामेंटल राइट में नहीं है, इसलिए जस्टिशिएबल नहीं है। यानी अगर सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड की स्थापना का प्रयास नहीं करती है, या हम कहें कि भारत की जो लेजिस्लेचर है, विधायिका जो है, संसद है, अगर वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ आगे नहीं बढ़ती है, तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड फंडामेंटल राइट में शामिल होता तो आप उसके खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन
अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो जिक्र है वो डीपीएसपी में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में है, तो डीपीएसपी का मतलब होता है कि हमारे संविधान जो सरकारों को जो डायरेक्शन दिए गए हैं उनको हम कहते हैं डीपीएसपी, यानी संविधान जो भी सरकारें बनती हैं उनको कुछ विशेष प्रकार के डायरेक्शन देते हैं कि आप अपनी पॉलिसी ऐसे बनाइएगा जिस प्रकार के डायरेक्शन 36 से 51 तक दिए गए हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में पार्ट 4 के अंतर्गत दिया गया है तो ये डीपीएसपी जैसा कि हमको पता है कि नॉन जस्टिशिएबल है। भारत के संविधान का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि भारत के संविधान में प्रियम्बल, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये तीनों नॉन जस्टिशिएबल हैं, अर्थात इनके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हो कि सरकार इनको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास नहीं कर रही है। इस बात को याद रखना है। अब अगर हम बात करें कि क्या ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है, भारत में सिविल केसेस बिल्कुल यूनिफॉर्म नहीं है, तो ऐसा नहीं है। भारत में कुछ सिविल केसेस में यूनिफॉर्मिटी है। जैसे हम बात करें केस की या एक कानून की, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यानी एक कानून है, यानी कॉन्ट्रैक्ट मतलब आप समझते हो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक वो कानून है जिसमें ये भी किसी भी प्रकार का इसमें क्राइम नहीं होता है, जो दो लोगों के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है उससे रिलेटेड है। तो वहां पर आप देखोगे कि यूनिफॉर्मिटी है, यानी सभी के लिए एक समान कानून है, चाहे वो मुस्लिम धर्म का अनुयायी हो, चाहे वो फारसी धर्म का या पारसी धर्म का अनुयायी हो, या फिर वो क्रिश्चियन हो। अगर हम इसकी देखें, इसी तरह हम देखते हैं भारत में एक पार्टनरशिप एक्ट है। अब दो लोगों के बीच पार्टनरशिप किस प्रकार की होगी, इसके लिए एक समान कानून है। ये भी क्रिमिनल नहीं है, आप देखोगे तो ये भी सिविल केसेस हैं, लेकिन इसमें यूनिफॉर्मिटी है। तो अगर कोई ये कहे कि भारत में सिविल केसेस में बिल्कुल यूनिफॉर्मिटी नहीं है तो ये उचित नहीं है। भारत में कुछ सिविल मामले ऐसे हैं, जैसे आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया या पार्टनरशिप एक्ट हो गया, इन सब में आप देखोगे कि यूनिफॉर्मिटी है। इसी तरह प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र जो होता है, तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट भी भारत में विद्यमान है, जो एक प्रकार का आप देखोगे कि यूनिफॉर्मिटी दिखाई देती है। अब हम थोड़ा सा इतिहास के तहखाने में उतरेंगे और देखेंगे कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो जिक्र होना शुरू हुआ तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है। देखिए, अगर हम बात करें भारत में, तो हमको पता है कि जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने भारत में जितने भी आप देखोगे कि जो भी केसेस हैं या जो भी लीगल प्रॉब्लम है, जस्टिस सिस्टम है, वहाँ पर यूनिफॉर्मिटी स्थापित करने का प्रयास किया। अगर हम बात करें भारतीय कानूनों की, तो अंग्रेजों ने इंडियन लॉ में यूनिफॉर्मिटी स्थापित करने के लिए एक कमेटी बनाई, और आप देखोगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट आई 1835 में, यानी ब्रिटिश सरकार की भारत में एक रिपोर्ट आई 1835 में, और उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि भारत में जो यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए कानून में वो लाई जानी चाहिए। जैसे आपके क्राइम से रिलेटेड मामले हो गए, जैसे आपके एविडेंस से रिलेटेड मामले हो गए, इस प्रकार के कुछ ऐसे मामले थे जिसमें ब्रिटिश रिपोर्ट 1835 ने ये कहा कि भारत में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। लेकिन इसी में, यानी जो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की रिपोर्ट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट थी 1835 में, इसने जो हिंदू और मुस्लिम्स के सिविल मामले थे, यानी ये आप कह लो हिंदू और मुस्लिम के पर्सनल मामले थे, पर्सनल लॉज थे, उसको एक्सेप्शन में रख दिया। यानी अंग्रेज भारत में इस बात को जानते थे कि भारत में बहुत अधिक डाइवर्सिटी है, इसलिए अंग्रेजों ने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की रिपोर्ट आई थी 1835 में, इसमें क्या किया कि भारत में बहुत सारे ऐसे मामले थे, जैसे क्राइम से रिलेटेड हो गए, जैसे एविडेंस से रिलेटेड मामले हो गए, जैसे कॉन्टेक्ट से रिलेटेड मामले हो गए, उसमें यूनिफॉर्मिटी की बात तो की, लेकिन जो अंग्रेजों के द्वारा जो भारत में हिंदू हैं और मुसलमानों के जो पर्सनल लॉज हैं उसको एक्सेप्शन में रख दिया, और उसमें किसी भी प्रकार की यूनिफॉर्मिटी की
या एक समान कोड बनाने की बात नहीं की। लेकिन धीरे धीरे आगे चलकर जब ये देखा अंग्रेजों ने कि जो सिविल मामले हैं या पर्सनल लॉ से रिलेटेड जो मामले हैं, चाहे वो हिंदुओं के हों या मुसलमानों के हों, बहुत अधिक बढ़ने लगे हैं और जुडिशियल सिस्टम पर बहुत अधिक प्रेशर पड़ने लगा है, तो अगर सबके पर्सनल लॉ से रिलेटेड मामले होंगे तो उनको सुलझाने में बड़ी समस्याएं होती हैं कि आपको सबके पर्सनल लॉज पता होने चाहिए, सबके अलग अलग मामले होते हैं। फिर अगर कोई इंटर रिलीजियस शादी हो गई तो फिर उसमें आपको समस्या आएगी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत आप कोई जजमेंट दोगे या हिंदू पर्सनल लॉ के तहत कोई जजमेंट दोगे। तो अंग्रेजों ने एक कमेटी बनाई, बी.एन. राव कमेटी, यानी अंग्रेजों ने एक कमेटी बनाई, बी.एन. राव कमेटी, और ये कमेटी बनाई गई थी 1941 में। और इस कमेटी को कहा गया, ये कमेटी क्यों बनाई गई, ताकि हिंदुओं के जो पर्सनल लॉज हैं उनको क्या किया जाए, उनको कोडिफाई किया जाए या एक कोड बनाया जाए, यानी हिंदुओं के जो बहुत सारे पर्सनल लॉज हैं उनको एक जगह लाकर उनको कोडिफाई कर दिया जाए। अब इस कमेटी की, यानी बी.एन. राव कमेटी की जो भी रिकमेंडेशंस थी, उन रिकमेंडेशंस के आधार पर भारत सरकार ने, यानी एक कमेटी तो अंग्रेजों ने बनाई थी 1941 में, लेकिन 1947 में भारत आज़ाद हो गया और स्वतंत्र भारत की सरकार सबके सामने आई, और उस सरकार ने या नेहरू गवर्नमेंट ने हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 बनाया, यानी हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 बनाया। मतलब इस कानून के तहत हिंदू और सिख और जैन और बौद्ध, इस चार धर्म के जो अनुयायी थे उनके पर्सनल लॉ को या सिविल केसेस को कोडिफाई कर दिया, यानी एक कानून बना दिया जिसको हम बोलते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। यानी ऐसे धर्म जिनका ओरिजिन हिंदू से हुआ, चाहे हिंदू हो या सिख हो या बौद्ध हो या जैन हो, इन चार के लिए एक कानून बना दिया गया, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। लेकिन यहाँ पर 2-3 धर्म को कुछ एक्सेप्शन दिया गया या छूट प्रदान की गई। अब वो 2-3 धर्म कौन से थे, एक तो थे आपके मुस्लिम, दूसरे आपके थे क्रिश्चियन, तीसरे आपके थे पारसीज। तो अब इन 3 धर्म को भारत में एक्सेप्शन दिया गया या हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के माध्यम से ये छूट दी गई। अब इस छूट देने का कारण क्या था, अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट पर गौर करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस बात का जिक्र भी किया था कि अगर मेरे हाथ में होता यूनिफॉर्म सिविल कोड तो मैं पूरे भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर देता। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उस टाइम पर, एक आपको पता है कि बहुत बड़ा भारत में कई दंगे हुए थे जिसमें 10 से 15 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी, और वो मुस्लिम जो भारत में रुक गए थे, तो जो मुस्लिम बड़े नेता थे वो ये कहते थे कि हमें अपने जो भी निर्णय हैं उनको सिविल मामलों में अपने पर्सनल लॉज के आधार पर करने दीजिए। अब विभाजन हुआ था और विभाजन के बाद मुस्लिम भारत में माइनॉरिटी थे। अब संविधान निर्माताओं ने यह सोचा कि अभी अभी विभाजन हुआ है और बहुत सारे हिंदुओं की और बहुत सारे मुसलमानों ने अपनी जान खोई है दंगों में। अब अगर जो माइनॉरिटी भारत में बचे हैं, अगर हम उनके पर्सनल लॉज को इसी समय ख़त्म करके यूनिफॉर्म कर देते हैं या जो भी सक्सेशन एक्ट बनता है इसमें शामिल कर देते, तो शायद वो लोग इससे भारत में और अधिक डरेंगे, इसलिए उसको छोड़ रखा गया था। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डीपीएसपी में आर्टिकल 44 ऐड कर दिया गया था और वहाँ पर इस बात का जिक्र किया गया था कि भविष्य में, मतलब लिखा तो नहीं है भविष्य में, लेकिन ये लिखा है कि स्टेट यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ आगे बढ़ेगा। तो उस टाइम पर नहीं किया, क्योंकि उस टाइम पर हम आज़ादी से निकल कर आए थे, और जब विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, एक देश इंडिया का 2 भागों में पार्टीशन हुआ, तो पूरे भारत में बहुत अधिक दंगे हुए और बहुत लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। तो इस कारण उस टाइम पर संविधान निर्माताओं ने इसको भविष्य के नेताओं पर या भविष्य के नीति निर्माताओं पर, पॉलिसी मेकर्स पर इसको छोड़ दिया था। इसलिए बार बार इसकी मांग आती है। अब अगर हम यूनिफॉर्म सिविल केस की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार अपने जजमेंट्स में
ये कहा है कि भारत को यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़ना चाहिए। आप सबने एक केस का नाम सुना होगा, शाह बानो केस। 1985 राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी, उस टाइम पर एक शाह बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि क्या होना चाहिए, भारत में यूनिफॉर्म सिविल के यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ या कोड की तरफ बढ़ने का प्रयास किया जाना चाहिए। यानी सिविल केसेस में सभी धर्मों के लिए एक समान कोड की स्थापना की जानी चाहिए। तो ये भारत में इसका कुछ इतिहास रहा। अब इसके अगर आप देखोगे तो कुछ एडवांटेज भी हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, तो उनका हम जिक्र करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला एडवांटेज जो आता है वो ये है कि इससे जो समाज के वल्नरेबल सेक्शन हैं उनका प्रोटेक्शन हो जाएगा। जैसे अगर आप ज़्यादातर पर्सनल लॉस को देखोगे तो वो थोड़ा सा आप देखोगे कि पुरुषवादी मानसिकता से ग्रसित है। तो अगर आप यूनिफॉर्मिटी करते हो, सिविल कोड बनाते हो, तो आप एक चीज़ क्या देखोगे कि यूनिफॉर्म अगर आप सिविल केसेस को कर दोगे तो उससे जो वनरेबल सेक्शन है हमारी सोसाइटी के, उनका एम्पावरमेंट होगा। जैसे माइनॉरिटीज़ हो गए, सबसे अधिक वुमेन्स हो गई, क्योंकि ज़्यादातर जो पर्सनल लॉज हैं वो जिस टाइम पर बनाए गए उस टाइम पर समाज में पुरुषों को प्रायोरिटी दी जाती थी। इसलिए जो उन पर्सनल लॉज में मूल भावना है वो ठीक नहीं है। इसलिए अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हम क्या देखेंगे कि हम जो समाज के वीकर सेक्शन हैं या वल्नरेबल सेक्शन हैं उनको समानता का स्तर प्रदान करने का प्रयास करेंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम कानून में सिंप्लीफिकेशन करेंगे, सरल कर देंगे कानून को। अभी सभी धर्मों के भारत में, चाहे वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, सभी धर्मों के अपने पर्सनल लॉज हैं। इसलिए अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो बड़ा विवाद होता है, बहुत कठिन, पहले उनका कानून पढ़िए फिर उनका पढ़िए। तो अगर हम एक समान कोड बना देंगे सिविल केसेस में तो कानूनों का सरलीकरण हो जाएगा, किसी भी डिसीजन पर हम आसानी से पहुंच सकते हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमारे संविधान में प्रियम्बल में सेकुलर वर्ड का उल्लेख है। अब सेकुलर वर्ड का मतलब यह हुआ धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता। अब अगर हम इसकी बात करें तो एक सेकुलर कंट्री में, भारत जैसे एक सेकुलर देश में, किसी खास धर्म का अगर कोई पर्सनल लॉ है तो क्या वो सेकुलर देश है या नहीं है? तो अगर आप ईमानदारी से जवाब दोगे कि अगर किसी का पर्सनल लॉ है तो भारत को सेकुलर कहना थोड़ा सा टफ मामला है। क्यों? क्योंकि भारत के संविधान में आर्टिकल 14 है जो इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉस की बात करता है, यानी विधियों की समता और विधियों का समान संरक्षण। इसका मतलब हुआ कि भारत में सभी समान होने चाहिए और किसी खास धर्म को अगर आप अलग से अपने पर्सनल लॉस को फॉलो करने की बात करते हो तो शायद वो जो संविधान में सेकुलर भावना है उसके अनुरूप नहीं है। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट जो फायदा क्या होगा कि इससे जेंडर जस्टिस भी हम प्रदान कर देंगे। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जितने भी धर्म के पर्सनल लॉस को भारत में आज भी मान्यता है, अगर आप उन्हें ध्यान से देखोगे तो सभी मेल डोमिनेंट हैं, यानी पुरुषवादी मानसिकता से ग्रसित है। मेल डोमिनेंट सारे पर्सनल लॉज आपको दिखेंगे, जिससे कहीं ना कहीं महिलाओं का शोषण होता है। अब इस एक्सप्लॉयटेशन से बचने के लिए अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़ेंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा कि हम भारत में लैंगिक समानता या जेंडर जस्टिस स्थापित करने की कोशिश में आगे बढ़ेंगे। अब कुछ लोग इसके डिसएडवांटेजेस भी बताते हैं जो इतने खास हैं नहीं, लेकिन फिर भी लोग जो इसका विरोध करते हैं वो इस बात को कहते हैं। पहला जो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है जो लोग उठाते हैं कि ये पूरा मामला कम्युनल पॉलिटिक्स का है। जैसे वर्तमान सरकार ने 2019 के अपने जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था, भाजपा गवर्नमेंट ने जो केंद्र सरकार में है और उत्तर प्रदेश में भी है, तो भाजपा गवर्नमेंट ने 2019 का जो केंद्रीय इलेक्शन हुआ था वहाँ पर अपने मैनिफेस्टो में ये कहा था कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की स्थापना करेंगे। अब कुछ लोग ये आरोप लगाते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत कोई खास नहीं है, लेकिन इसको अपनी पॉलिटिक्स के लिए या अपनी सांप्रदायिक राजनीति के लिए, कम्युनल पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये कोई खास तर्क है नहीं। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी कि कुछ लोग इसको, जो भारत के संविधान में जो रिलीजियस फ्रीडम मिली हुई है, धार्मिक स्वतंत्रता मिली है, कुछ लोग बताते हैं कि भारत के संविधान के आर्टिकल 25 से 28 तक हमको पता है कि रिलीजियस फ्रीडम सभी धर्मों को भारत में मिली हुई है। तो कुछ लोग इस बात का जिक्र भी करते हैं कि ये जो रिलीजियस फ्रीडम आर्टिकल 25 के तहत मिली है तो उसका ये वायलेशन है।
आर्टिकल 25 के तहत भारत में सभी धर्मों को मानने वाले लोगों को कुछ स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन इसका सबसे, आप अगर इस तर्क को काटोगे तो यहाँ पर सबसे मेन बात यह है कि अगर आप 25 से इसको डिफेंड करने का प्रयास करते हो तो यहाँ पर आर्टिकल 14 भी आ जाता है, यानी भारत के कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान होंगे। अगर आप ये कहते हो कि किसी भी खास धर्म का पर्सनल लॉ सही है, आर्टिकल 25 के आधार पर उसको डिफेंड करते हो और ये बात कहते हो कि हमारे संविधान निर्माताओं ने सभी भी सारे रिलीजन्स को भारत में फ्रीडम दी है, तो ये आर्टिकल 14 का भी वायलेशन है। क्योंकि अगर आप 25 के तहत जाओगे तो उसके सामने आर्टिकल 14 आएगा। तो यहाँ पर ज़रूरी ये है कि आप किस अधिकार को वरीयता दे रहे हो, प्रायोरिटी दे रहे हो। तो अगर 14 का जिक्र आता है तो मेरे हिसाब से आर्टिकल 14 ज़्यादा बड़ा है। बाकायदा अगर यह बशर्ते आप किसी धर्म के 25 से 28 की बात करोगे तो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला है वो 25 और 14 के बीच एक प्रकार की टकराहट है। जो लोग चाहते हैं कि उनके पर्सनल लॉज में छेड़छाड़ ना की जाए वो 25 का मेंशन करते हैं, और जो लोग चाहते हैं कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड की स्थापना हो जाए, सभी धर्मों के लिए सिविल केसेस में एक कोड हो, वो कहते हैं कि आर्टिकल 14 से बड़ा कोई भी आर्टिकल नहीं है। खैर, अब वर्तमान सरकार ने अपनी मैनिफेस्टो में कहा था 24 तक इनका टेन्योर है, यानी 19 से 24 5 साल, तो शायद उसके पहले आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड देखने को मिल जाए, और काफ़ी आजकल न्यूज़ में भी रह रहा है।